हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 पुस्तक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है माता का अंचल। माता का अंचल जो लिखा है, जिस लेखक ने लिखा है, उन लेखक का नाम शिव पूजन सहाय जी। इन्होंने अपने बचपन के बारे में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मैं अपनी माँ और पिताजी से कितना प्रेम करता था, क्या कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेलते खेलते समय हम लोग कुछ मतलब कहते हैं ना बचपन में कुछ मतलब शैतानियां भी करना, कुछ खेल खेलना, माता को किस नाम से पुकारना, पिताजी को किस नाम से पुकारना, आप अपने अपने प्यार को जताने के लिए माता पिता से किस प्रकार से प्रेम करते हैं, यह सब उन्होंने बताया, मतलब स्वयं के बारे में बताया। तो अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह जो माता का अंचल है किस शैली में लिखा गया। जब लेखक ने स्वयं के बारे में बताया है तो ध्यान रखना आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में, क्या कि माता का अंचल है जो उपन्यास है वह किस शैली में लिखा गया है। तो ध्यान रखना, जब स्वयं के बारे में कोई भी लेखक लिखता है तो वह शैली कहलाती है आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो गया, यदि पूछ लिया जाता है ना तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो करें शुरुआत हम लोग। आ जाइए, सभी सेशन से जुड़ जाइए। हम लोग शुरुआत करते हैं माता का अंचल। अब जो माता का अंचल है यह किस उपन्यास से लिया गया है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाठ का यानी कि जो उपन्यास है इसका अंश है जो हम लोग देख रहे हैं, इसका अंश क्या होगा, यानी इस पूरे पाठ का अंश, यानी कि एक बड़ा तिहाई भाग की भी हम लोग बात करें, या कुछ महत्वपूर्ण जिन लाइनों को हम लोग पढ़ ले और समझ जाए कि हाँ, लेखक ने अपने बारे में इन बातों का ब्यौरा यहां हमें दिया है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम माता का अंचल है, 10th क्लास, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 2, चैप्टर संख्या 1। तो ध्यान से पढ़ना। यह अंश माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यानी इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया, वहां से इस अंश को लिया गया है। यानी देहाती दुनिया बहुत बड़ा उपन्यास है, कुछ छोटा सा अंश हमारी कृतिका भाग 2 पुस्तक में दिया। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि माता का अंचल किस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास है देहाती दुनिया कब प्रकाशित हुआ, 1926 में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। यानी ग्रामीण अंचल में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की सजीव झांकी जो हमें जहां की देखने को मिलती है, यानी कहने एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण होता है। तो इन्होंने जो यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया वो ग्रामीण क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग किया कि ग्रामीण जनजीवन कैसा होता है बालकों का। तो इसे देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। स्मरण शिल्प क्या होता है? स्मरण याद रहना, शिल्प यानी यादें, यानी कि कुछ यादें हैं लेखक अपने बचपन की, उसको लिख, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे मेरे बचपन की यादें मुझे आ रही है, मैं चाहता हूं मैं उसको लिख दूं, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? स्मरण शिल्प कहलाती है। यानी कुछ यादें हैं उसको लिख देना। तो स्मरण शिल्प में लिखा गया भी यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। क्या नाम उसका? देहाती। आपसे पूछा कैसे जाएगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास तथा या स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया से हमारे पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में कौन सा अंश दिया गया, कौन सा उपन्यास दिया गया? माता का अंचल। देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1926 यानी 1926 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन यहां बन गए। देखो अभी मैंने बताया ना आंचलिक, इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। मैंने बताया ना, एक शहरी क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो शहरों में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन काफी बार आ भी जाते हैं, वैसे कम भी समझ में आता है, आ भी जाता है, ऐसा ही रहता है लगभग। लेकिन आजकल तो ऐसा कोई ज्यादा अंतर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती एपड यानी कि एपड यानी अनपढ़ व्यवहार निरक्षर हलवाई मजदूर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही ऐसे ऐसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती यानी बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति, जो इन्होंने कभी किताब की शक्ल नहीं देखी, क ख ग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठेठ है, भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई गंवार हो, चाहे निरक्षर हलवाई हो, मजदूर कोई भी हो, जब इसे कोई पढ़ते हुए सुन लेता है
तो वह भी इसे समझ जाता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब इसे उपन्यास का जो कथानक बिंदु है, कथानक बिंदु क्या होता है, जिससे कोई भी गद्य विधा का कोई भी चैप्टर, चाहे कहानी और नाटक, यानी किसके ऊपर चल रहा है, कौन है उसका एक शब्द, एक बिंदु है, केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं कथानक, जिससे कहानी आगे बढ़ती है, उसका केंद्र बिंदु का नाम क्या है, शिशु चरित्र। उस शिशु का नाम क्या है, भोलानाथ। और यह भोलानाथ कौन है, ये वही है जो चैप्टर के लेखक है, शिव पूजन साहब, उनके बचपन का नाम। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें से। देखो, बालकों के खेल, जो वो खेल खेला करते थे, लंगड़ी टांग, बलानी टीक, बहुत सारे आएंगे ऐसे। कौतूहल, आश्चर्यचकित कर, माँ का प्यार है, पिता का दुलार है, लोकगीतों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया, यानी कि शहर की, यानी कि बिल्कुल भी शहर का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र पर, उसकी शहर की चकाचौंध बिल्कुल दूर है एक गांव, वहां की आत्मीयता का उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण, यानी देखो खुद के बालकपन का मन भाव कैसा होता है, कैसा मेरा भाव था, उनको तो प्रकट ही किया है। साथ में उन्होंने उस समय समाज में जैसा परिवार का परिवेश हुआ करता था, किस प्रकार से, यानी कि एक मकान होता, बना मकान के बाहर एक बरामदा होता, या बरामदे जैसे मेन गेट में घुसते हैं, अंदर घुसने के लिए एक चौक होता है बड़ा सारा, तो वह अब चीज तो देखने को नहीं मिलती है। फिर हम 2 या 3 कमरे होते हैं पीछे पीछे, लेफ्ट या राइट साइड में एक तरफ की, यानी कि कच्ची ईंटों से बनाकर एक किचन बना दी जाती है। आजकल तो ऐसा दिखाई देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने कुछ शब्दों का अर्थ लिखा है, शब्दार्थ, यानी कि पूछा जा सकता है कि माता कंचन में मृदंग शब्द का अर्थ बताइए, यानी कि एक तरह का क्या है, एक वाद्य यंत्र है मृदंग। तड़के क्या होता है, यह जैसे कि हम लोग कहते हैं मॉर्निंग होती है, तो सुबह सुबह जिसे प्रभात या सवेरा कहा जाता है। लिलार होता है ललाट। त्रिपुंड, ये ध्यान रखना, एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती, जैसे शिवजी लगाते हैं ना इस प्रकार से, वो 3 होती हैं, ध्यान रखना, 4 नहीं होती हैं, 4 चले गए ना, 3 होती हैं, ध्यान रखना इनको भी। तो ये सब ध्यान रखना, एक ये सब ध्यान रखना। सानकर क्या होता है, मिलाकर होता है, या मिलाना, लपेटना या गूंदना। अफर यानी भर पेट से अधिक खा लेना, जैसे कहते हैं ना कहीं जिमने जाते हैं, आजकल गांव में लोग पता है क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जिमने चले जाते हैं और मतलब अच्छे से एक बार खा लेते हैं। अब सामने आने वाला कोई बच्चा है, मान लो आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा है, अरे भाई आइसक्रीम भी है, कहाँ है यार, वहां है, उसको भी खा लिया। आगे जाते हैं तो बादाम का जूस पीता आ रहा कोई बच्चा, अरे क्या पी रहा है, बादाम का जूस, हाँ कहाँ है यार मुझे पता, वो फिर भी खा लिया। फिर आगे आगे जाते हैं, एक दूध वाली कुल्फी और आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो भी खा, अरे ये कहाँ है, वहां। फिर कहते हैं यार ज्यादा खा लिया, ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है, फलाना ढीका, फिर कुछ करते हैं, उसे कहा जाता है फरीन भर पेट खा लेना। ऐसा ही करते हैं गाँव में, आपको पता भी हो, जो बच्चा गाँव का उसे पता भी होगा। ठोर होता है स्थान या अवसर होता है। महतारी होती है माता। कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है। बोधकर होता है सरोबार कर देना। चंदोवा होता है छोटा सामियाना। उतान, ये सब ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पीठ के बल लेटना होता है। ज्योनार भोजन या दावत, जैसे अभी कहा ना, जिमने की बात की थी मैंने, वो ये जिमने भोजन करना। एमोले, ये ध्यान रखना, आम का उगता हुआ पौधा है। ये पूछ लिया तो बच्चे बहुत सारे, यही आम की गुठली होती है ना, उसे समझ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अमूल्य क्या होता है, आम का उगता हुआ पौधा होता है। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कसोरे, मिट्टी का छिचला कटोरा, महत्वपूर्ण है। रहरी, अरहर, इसको ध्यान मत रखना, लेकिन ये 3 शब्द तो ध्यान रखना है आपको, एक ये नंबर 4। ठीक है। अठई होती है, जैसे कुत्ते पे एक कीड़ा जैसा लग जाता है, जैसे हम लोग किलनी कहते हैं, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, किलनी। चिरोरी, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। वो सारे ब्राह्मदा। अमानिया, साफ या शुद्ध। ठीक है, तो इन शब्दों को ध्यान रखना जिन पर मैंने गोला किया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, माता का अंचल, माँ की गोद में बैठा ना, इसे अंचल कहते हैं। यहाँ
अब ये तो छोटा बच्चा है तो माँ ने अपनी गोद में उठा लिया, आप जैसे बड़े हो जाते हैं तो अपना सर रख लेते हैं, और कितना बड़ा इंसान हो यदि वो सर रख लेता है अपनी माँ की गोद में तो अपनी समस्याओं को भूल जाता है। ये सब मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ लिखा है, एक ये और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कहाँ से लिया गया, इसमें शिफ्ट में लिखा गया, किस शैली में, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया, यह सब मैं बता चुका हूँ अभी अभी, ठीक है। अच्छा, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो नहीं, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। अब इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे शब्दों को लिया है। देखो ये तो हमने देख लिया था। यहाँ क्वेश्चन से एक ये बनता है महत्वपूर्ण, एक ये, बस ये तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास का अंश है ये उपन्यास है। अब देखो यहाँ पे शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि माता का अंचल में जो दृष्टि बिंदु कथानक वो कौन सा है। आगे देखिए, बभूत रमाने पे हम बमभोला बन जाते। बभूत क्या होता है, तीन आड़ी तिरछी रेखाएं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। पिताजी जिन्हें वो बाबूजी कहा करते थे बचपन में, वो उन्हें प्यार से जैसे भभूत लगाते भंभोला बन जाते तो पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ था असल में, ध्यान रखना। वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम क्या था लेखक का, तारकेश्वर नाथ था। पिताजी किस नाम से पुकारते थे, भोलानाथ नाम से पुकारते थे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं तीनों के तीनों, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम भी उनको यानी कित को, पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते तो माता को मैं, ये भी ध्यान रखना। बाबूजी को पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते। देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं एक बार वैसे इसके बारे में बता देता हूँ। अब क्या करते हैं, लेखक कहता है कि बचपन में मैं अपनी माता से जो प्रेम करता था वो प्रेम केवल दूध पीने तक था। यानी जब मुझे भूख लगती तो माता के पास ज्यादा दूध पीता और मैं आ जाता। यानी मेरा सुबह से शाम मेरे पिताजी के साथ ही मैं अपना दिन, यानी बाबूजी के साथ अपना दिन बिताया करता था। यानी जैसे जैसे सुबह सुबह जल्दी पिताजी उठते तो मुझे भी उठा लेते, गंगा स्नान करने जाते, वो गंगा स्नान भी मुझे करा खिलाते, और जैसे वो रामायण पाठ करते तो मैं उनके बगल में बैठ करके और शीशे में अपना चेहरा निहारा करता, और जैसे पिताजी तिरछी नजरों से देखते तो मैं शीशे को शर्माते हुए मैं साइड में रख देता। जैसे रामायण पाठ पूरा हो जाता पिताजी 500 बार राम बही पोथी में बांध करके रख देते, लिख करके, राम नाम लिखते थे वो कितनी बार, 1000 राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे बंद करके रख देते। उसके बाद वो 500 बार यानी कागज के टुकड़े लेते, उसमें 500 बार राम नाम लिखते और उसमें मछलियों के लिए आटा लपेटते, और फिर वो गंगा स्नान मछलियों को उनको मतलब आटा खिलाने के लिए जाया करते थे, और उसी प्रकार लेखक को भी साथ ले जाया करते थे। अब जैसे ही ये सब कार्य हो जाता, जब गंगा जी की ओर चलते हम लोग पिताजी और मैं, तो माँ मुझे जल्दी से पकड़ लेती। क्यों, क्योंकि वो मेरे सर में एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल दिया करते थे। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लठ बांधकर रंगीन कुर्ता पजामा पहना देती। कभी कभी हम बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाएं गाल पर खट्टा चूमा और दाहिने गाल पर मीठा चूमा देने लगते तो पिताजी की दाढ़ी मूछ गड़ जाती, तो हम भी उनकी फिर क्या करते, उनकी मूछों को खींच लेते, उनको बालों को खींच लेते। और पिताजी क्या करते, फूल के कटोरे में गोरस और बात साने मिलाना, गोरस और बात सान करके हमें खिलाया करते थे। मैया बोलती कि मर्दुआ क्या जाने कि बच्चों का पेट कैसे भरा जाता, तो मैया क्या करती, माता जी क्या करती, मैया थाली में दही बात सानती, पिताजी क्या सानते, गोरस और बात। ध्यान रखना ये गोरस और बात तो पिताजी, और दही और भात कौन मिलाती थी, माता। वह छोटे छोटे कोर बनाती, कैसे, तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि ऐसे बनावटी कोर बनाती और बोलती कि बेटा जल्दी से खा ले वरना ये उड़ जाएंगे। तो बच्चा क्या करता है, जब उन खेल खेल में कुछ भी खाना खिलाया जाता है ना, तो जल्दी से उनको फटाफट खा जाता है और उसका पेट भी भर जाता है। यही तो है माता का प्यार। माँ तो जानती है बच्चा कैसे बड़ा होता है, कैसे खाता है। पिताजी को नहीं पता, उसे तो बस केवल एक ही काम होता है कि कैसे तैसे करके मेरे पास पैसे आने चाहिए। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता है। चबूतरा होता है ना, उसके एक कोना होता है, वो नाटक का घर बना लेते हैं हम लोग।
उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बना लेते, पत्तों की पूरी बना लेते, कचौरियां बना लेते, गिल्ली मिट्टी की जलेबियां बना लेते, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बना लिया करते और मिठाइयां सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और सजते छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार हुआ करते, यानी कि हम ही लोग तो दुकानदार बन जाते और हम ही लोग उन खरीदार बन जाया करते। ध्यान रखना, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाया करते, जो फूटा घड़ा होता है ना, मटका होता है, उनको फोड़ उनके पतासे बना लिया करते, पत्तों की पूरियां बना लिया करते थे, और कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, यानी लड्डू मिट्टी के लड्डू होते हैं ना, मिट्टी के ऐसे वो ढेले के लड्डू बना लिया करते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरियां पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरौंदा बनाते, यानी कि ये जैसे ही ये खेल खेलते मिठाइयों का दुकान बंद करते, उसके बाद हम लोग गरौंदा बनाने चल जाते। धूल की मेट दीवार बनती, तिनकों का छपरा बनता, दातुन के खंबे बनते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। यानी ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि छप्पर किसका बनाया जाता था, तिनकों का। ऐसे ही खंबे दातुन के, ऐसे ही किवाड़ दिया सलाई की पेटियां, ऐसे ही चूल्हा चक्की घड़े के मुहड़े, और कढ़ाई दिए के, और पूजा कलछी क्या बनती, पूजा वाली आंचमनी कलछी बना करती। तो इस प्रकार इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर तो बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते हैं, आप लोगों को गलत नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पानी के घी, दूध के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जीवनार तैयार, यानी कि घी तो किसका बनता, पानी का, पिसान किसका बनता, धूल का, और चीनी किसकी बनती, बालू की, और हम लोग जीवना स्टार्ट कर देते। हम ही लोग तो जिमाते और हम ही लोग जीम लेते, एक ही बात है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसमें ये तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना ही है। फिर आगे वो खेल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ठीक है। हाँ, अब एक आता है यहाँ पे मूसन तिवारी, एक बार वो भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक गीत ध्यान रखना, फसल तैयार होते देर न लगती, हम ही हाथों हाथ फसल को काट लिया करते थे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहां आता है, एक बार मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को, महत्वपूर्ण क्या है। एक बार आप लोगों को पढ़ना तो है, इसे अलग से ध्यान रखना, बिना पढ़े काम नहीं चले, मूल पाठ को पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को एक बार तो, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से, एक लड़का था जिसका नाम था बेजू। वो बड़ा क्या था, ढीठ था, यानी कि बहुत ही मतलब निकट बोलते हैं निठल्ला बैठा नकटा आदमी जिसे कहते हैं, वो था एक लड़का। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी हमें मिल जाते हैं। अब क्या होता है, मूसन तिवारी को वो चिढ़ाते हैं। कैसे चिढ़ाते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेलों का चोखा, ऐसे चिढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि उसी के सुर में, बेजू के सुर में हम लोग भी, यानी कि लेखक और लेखक के दोस्त भी उनके सुर मिला देते हैं। क्या कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, किसको चिढ़ाते थे, मूसन तिवारी को। अब मूसन तिवारी ने उनको पीछे बहुत भगा, लेकिन वो तो बच्चे, तो वो बेचारा बूढ़ा था, तो वो पकड़ में नहीं आया। तो लेखक तो और बेजू दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन मूसन तिवारी कहाँ चला जाता है, अध्यापक के पास, यानी कि पाठशाला पहुंच जाता है। अब पाठशाला पहुंच जाता है तो अध्यापक क्या करता है, 4 लड़के, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, 4 लड़के, कहाँ के, 4 लड़के, उनको पकड़ने के लिए भेजा जाता है, वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब वो 4 लड़के पकड़ने के लिए आता है, तो बेजू तो भाग जाता है, ढीठ था वो, तो नकटा आदमी था, नकटा लड़का था, लेकिन लेखक था वो सीधा साधा था, तो उसको वो चारों पकड़ के अध्यापक के पास ले जाता है। अध्यापक उनकी पिटाई करते हैं। जैसे ही पिताजी को पता चलता है कि मेरे बच्चे को अध्यापक पीट रहे हैं, तो वो जाता है, अध्यापक से माफी मांगता है और बच्चे को वापस लेकर आ जाता है। बच्चा रो रहा होता है, लेखक भोलानाथ, तो आगे जाता है। जैसे ही पहुंचते हैं वो, तो बच्चों का झुंड मिल जाता है, तो वहां अब लेखक रोना बंद करते थे, क्योंकि बच्चों के सामने बच्चा रोता है ना, तो उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो वह उनके सामने नहीं रोता है। तो और बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा लगता है, बड़ों के साथ खेलना अच्छा उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही यहाँ कुछ होता है। अब देखो, अब जैसे ही वो, अब आगे जैसे ही मिला 9-2-11 हो गया, तो हम पकड़े गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, तो वे जोर से नाचते गाते और क्या गाते, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम काए पुआ ना खेलब जुआ।
तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। ध्यान रखना ये कहाँ है, मकई के खेत में। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी कहने मतलब वास्तविकता नहीं समझते बंदर और बच्चे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में क्या डालने लगते, पानी उलेचने लगते। अब क्या होता है वहां पे, अब चूहे के बिल से तो चूहा तो निकला नहीं, और चूहों का रक्षक सांप शिवजी तो वो निकल आता है। अब चूहों के बिल में सांप क्यों गया, अपना पेट भरने के लिए गया, सीधी सी बात है। अब सांप निकल आया तो बच्चे डर गए तो वो वहां से दौड़ने लगे। अब दौड़ेंगे तो गिरेंगे भी, गिरते पड़ते पैरों में कांटे चुभ गए, गिरे तो सर फूटा किसी का, किसी कोहनी फूटी, किसी का पैर फूट रहा, मतलब लहूलुहान हो गए। और जैसे लहूलुहान हो जाते हैं तो लेखक के पास, लेखक जो होता है पिताजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे होते हैं, लेकिन पिताजी ने बोला अरे भोला क्या हुआ, लेकिन वह रोता हुआ माँ के पास चला जाता है। अब माँ भी उनके साथ साथ रोने लग जाती है। यही होता है माँ का प्यार। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखक जो है वह माँ के पास क्यों गया, मैया के पास क्यों गया, पिताजी के पास क्यों नहीं किया। क्योंकि कहा जाता है ना कि माता पिता में दोनों में हम लोग ये कहें कि बच्चों से ज्यादा प्रेम कौन करता है, तो हम कह सकते हैं माता। क्योंकि माँ है ना, माँ वो कभी कभी बच्चों के लिए ना इतना झूठ भी बोल देती है, चाहे उसे कितना भी बड़ा उसका जो नुकसान होता है भुगतना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा यदि हम दोनों में डिफरेंस करें ना तो माँ ही ज्यादा प्रेम करती है बच्चों को। ये आप लोगों को पता होगा, तो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके। अब हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव, पहले एमसीक्यूज करेंगे फिर सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक सांप से भयभीत होकर किसके पास गए। तो अभी बताया था मैंने, किसके पास गए थे अभी, तो अभी बताया ना मैंने, माता जी के पास। सांप से भयभीत, चूहे के बिल में पानी डाला। अब पानी डाला तो चूहा तो निकला नहीं और सांप निकल आया, तो वो कहाँ जाते हैं लेखक, माता जी के पास। माता कंचन पाठ में लेखक ने किसका चित्रण किया गया है, माता के प्रेम का, पिता के प्रेम का, तत्कालीन ग्रामीण समाज की जीवन शैली का, उपयुक्त सभी का। तो माता जी के प्रेम के बारे में बताया गया, पिताजी के प्रेम के बारे में और ग्रामीण जीवन शैली के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। बेटा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस के साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं ना, एक बार घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें, आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर भी नहीं जाएगा। लेखक की हालत को देखकर माँ की क्या दशा हुई, यानी कि जैसे ही वो सांप के चूहे के बिल में पानी उलेच रहे थे ना, तो सांप निकल आया, तो उस समय जैसे वो माँ के पास गया तो माँ की क्या स्थिति हुई, क्रोधित हुई, रोने लगी, बेहोश हो गई और मुस्कुराने लगी। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैंने बताया भी था शायद याद हो तो। क्या हुआ, रोने लग गई, ठीक है, रोने लगी। लेखक पिता की गोद में क्यों नहीं गए अभी, पिता के क्रोध के कारण, पिताजी से पिटने के कारण, माँ की ममता व स्नेह के कारण, पिता से डरने के कारण। तो माँ का प्रेम, माँ की ममता की इसने होता है प्रेम के कारण, क्योंकि बच्चे माता पिता में से माता से कुछ ज्यादा प्रेम करते, माता बच्चों से ज्यादा प्रेम करती है। पिता चाहे कितना भी करे लेकिन फिर भी ये एक स्वाभाविक है लोगों के मन में बैठा हुआ है, चाहे पिताजी कितना प्रेम दिखाए तो भी दिखाई नहीं देता है। लेखक के पिता जब खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तो लेखक बारी बारी से अपना कौन कौन से गाल पर खट्टा और मीठा चुम्मा देते, बताइए जल्दी से। तो बाएं गाल पर तो खट्टा और दाएं गाल पर मीठा, और जैसे ही मीठा चुम्मा देते तो उनकी मूछें के बाल बालक के गाल पे करते तो वो भी अपनी उनकी पिताजी की मूछों को खींच लिया करते थे। तो बाएं गाल पर तो खट्टा और दाएं गाल पर मीठा चुम्मा। लेखक किसके डर से घर की ओर भागे, खेत में निकले सांप से, खेत में आए बघेरे से, खेत में आए बिच्छू से, खेत में आए चूहों से। तो ध्यान रखना खेत में निकले सांप से वो डरकर घर की ओर भागे। लेखक के पिताजी भी कभी कभी उनके खेलों का हिस्सा बन जाते थे, इससे क्या पता चलता है, यानी कि जब वो चबूतरे कोने में एक खेल खेला करते थे, एक चबूतरे बारात जाया करते थे, जब लेखक के पिता उस खेल में शामिल हो जाते, इससे आपको क्या लगता है, पुत्र का पिता के प्रति नाराज होने का, पिता का पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार का, पिता पुत्र के बीच मतभेद का, पिता पुत्र के बीच स्नेह का, यानी कि पिता पुत्र के बीच प्रेम का यानी स्नेह का पता चलता है।
लेखक की पिटाई की बात सुनकर लेखक के पिताजी ने क्या किया। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में अपने ये दिमाग में बैठा लेना, यदि आप बच्चों से ना एक दोस्त की तरह व्यवहार करोगे ना, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, ध्यान रखना। तो अपने बच्चे को ऐसा मतलब ये मेरा बेटा है तो मैं चाहूं जैसे इस पर रोब लगाओ ना, गलती मत करना, उनको दोस्त की तरह रखना, दोस्त। फिर देखो, तो पिटाई की बात सुन लेखक ने पिताजी, यानी कि लेखक की पिटाई की बात सुनकर जब अध्यापक लेखक की पिटाई कर रहा था, तो पिताजी ने क्या किया, अध्यापक से झगड़ा किया, लड़कों को पीटा, लेखक को घर लेकर चल दिए, लेखक को धमकाने लगे, यानी कि अध्यापक के सामने गए, उनसे माफी मांगा हाथ जोड़ कर और अपने बच्चे को लेकर घर चल दिए, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चिड़िया का झुंड किस खेत में चल रहा था, ये ध्यान रखना। चिड़िया का जो झुंड था, याद है ना, राम जी की चिड़ै, राम जी का ऐसा कुछ आया था ना, वो किस खेत में था, गेहूं के खेत में, मकई के खेत में, धान के खेत में, बाजरे के खेत। तो ध्यान रखना किस खेत में, मकई के खेत में। लेखक बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, दावत करने का, बारात का जुलूस निकालने का, खेती करने का, उपयोग सभी, तो तीनों कार्यों करते थे, यानी कि जब उनका ना फसल पकने में देर नहीं लगती, उसी हाथों हाथ हम लोग फसल भी काट लिया करते थे। लेखक अपने साथियों के साथ नाटक कहाँ खेला करता, विद्यालय के मैदान में, बगीचे में, चबूतरे के एक कोने में, या घर में। तो आपको पता है चबूतरे का एक कोना जो होता उनके नाटक खेलने का वह एक स्थान बन जाया करता था। अभी अभी मैंने बताया भी था। तो चबूतरे के एक कोने में खेल खेलते। सांप को देखकर भागने से लेखक की क्या हालत हुई, लहूलुहान हो गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया, उसके तलवे में कांटे चुभ गए। कै और ख दोनों उपयोग, देखो दोनों है, यानी कि तलवे में कांटे भी चुभ गए और लहूलुहान हो, क्योंकि गिरते पड़ते आए थे तो सर फूट गया, कोनी जो भी होता वगैरह वगैरह सब फूट गए थे, लहूलुहान हो गया था। उपयुक्त पाठ में आए उतान शब्द का, ये शब्द आया था एक, इस शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप लोग मुझे, सोचो एक बार क्या हो सकता है इसका अर्थ। उतान, याद है मैंने बताया पीठ के बल लेटना, क्या होता है उतान, पीठ के बल लेटना, ये ध्यान रखना है आप लोगों का। लेखक की मां थाली में दही भात शांति, यानी कि दही भात कौन शांति, लेखक की मां, और पिताजी क्या शांति थे, गोरस और भात, ये ध्यान रखना, गोरस और भात मिलाते थे बच्चे को खिलाने के लिए, और माँ दही भात। और वह अलग अलग कोर बनाया करती थी, नाम के कौन कौन से कोर, तोता, मैना, मोर बनाती थी ना, कि कहती थी बेटा जल्दी से इनको खा ले वरना ये उड़ जाएंगे। तो बच्चे को जब खेल खेल में खिलाते हो जल्दी से खाना खा लेता है। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, ध्यान रखना, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। लेखक के पिता लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, लेकिन लेखक का असल में क्या नाम था, यानी देखो जब लेखक के बभूत लगाया जाता था तो पिताजी उन्हें प्रेम से वो बन जाते, बभूत लगाते क्या बन जाते, बम भोला। तो पिताजी प्रेम से क्या कहते थे, भोलानाथ। लेकिन लेखक का वास्तविक नाम क्या था उस समय बचपन में, तो क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था वास्तविक, तारकेश्वर। लेखक माता और पिता को किस किस नाम से पुकारते, तो माता को तो क्या कहते, मैया, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, मैया, और पिता को क्या कहते हैं, बाबूजी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेखक पिता को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते। लेखक बभूत रमाने में क्या बन जाते, बम भोला बन जाते, बम भोला, ध्यान रखना। लेखक के पिता राम नाम बही पर अजहर नाम, ये ध्यान रखना, जैसे ही रामायण पाठ लेखक के पिता करते उसके बाद राम नामा बही में वो 1000 नाम लेकर उस पोथी को बंद कर रखते, कितने, 1000 नाम। उसके बाद वो कागज में राम नाम लिखते कितने बार, 500 बार। फिर कागज छोटे छोटे टुकड़ों पर कितनी बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियां लपेटते, तो कितनी बार राम नाम लिखते बेटा, वो लिखते 500 बार, ध्यान रखना। राम नामा बही में तो 1000 बार राम नाम लिखते, पोथी को बंद कर रख देते। जब आटे की गोलियां बनाते कागज में तो वो 500 बार राम नाम लिखते थे, क्योंकि मछलियों का पेट भरने के लिए आटा गूंथते थे, लगाते थे 500 बार। लेखक के पिता जब रामायण पाठ करते तो लेखक उस समय उनकी बगल में बैठकर क्या किया करते थे, बताया था। जब लेखक के पिता रामायण पाठ करते तो लेखक बगल में बैठकर अपने आईने में अपना चेहरा निहारा करते थे, आईने में अपना चेहरा देखते थे, ये ध्यान रखना। लेखक की माता लेखक को दही भात सान कर खिलाती, लेकिन उसके पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते, आ गया ना,
फूल के कटोरे में। तो पिताजी क्या खिलाते थे? गोरस और भात, ये ध्यान रखना है, गोरस और भात सान कर खिलाया करते थे। पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या करते हैं? पूजा पाठ करने में लेखक के पिता क्या करते? बाहर घूमने जाते, खाना बनाए जाते, खेत में चले जाते, राम नाम लिखते। तो ध्यान रखना, राम नाम लिखते थे रामायण पूजा पर, यानी कि 1000 नाम तो रामनामा बही में लिखते और 500 बार लिखते आटे की गोलियां जिसमें लगाते ना कागज में, उनकी पुड़िया बनाते, उनमें लिखते थे। यानी कुल कितने बार राम नाम लिखते? 1500 बार रोजाना। लेखक सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताया करते थे? बताया था मैंने, पिताजी के साथ। माताजी के साथ तो संबंध केवल दूध पीने तक था, भूख लगती माताजी पास दूध पिया और दौड़कर आ गए। माता का अंचल पाठ के लेखक का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ये तो पिताजी पुकारते नाम से, प्यार से पिताजी कहते थे, ये मूल नाम था उनका। ठीक है, अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह माता के पास न जाकर पिता के पास न जाकर माता के शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? बताए ना, लेखक ने कहा भी था, क्या कहा था कि सुबह से शाम मेरा दिन कटता केवल पिताजी के पास, माताजी के पास नहीं कटता। लेकिन फिर भी जब वो चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो उस समय सांप निकल आता है, तो वो उनसे डर करके, उससे डर करके लहूलुहान हो करके वो रोते रोते कहाँ जाते हैं? माता। इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे ना, माता पिता दोनों में यदि हम लोग देखें ना, तो बच्चे माता जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। देखो, यह बात सच है कि पिता बच्चे का अर्थात लेखक का अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। उनके पिता उनका लालन पालन करने के साथ साथ उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते। बहुत अच्छी बात है, बच्चे से हमेशा दोस्तों जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि बच्चे माता पिता में माता से ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा देखा जाता है। परंतु विपदा यानी समस्या के समय बच्चे को लाड प्रेम की जब आवश्यकता थी, कहा भी जाता है कि बच्चे विपदा के समय समस्या के समय व्यक्ति अपनी माँ के अंचल में अपना सिर रखता है तो वह सभी दुखों को भूल जाता है। बताया था मैंने, याद हो तो। उसी प्रकार लेखक को माँ की गोद की जरूरत थी, गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितना लाड प्रेम मिल सकता था उतना पिता से नहीं। माँ का लाड प्यार बच्चों के घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। इसलिए लेखक माँ की गोद में शरण लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों बोला? क्योंकि पता है ना आपको, बच्चों के सामने जब बच्चा कोई रोता है तो उसे अपनी बेइज्जती का डर लगता है। तो वही बात यहाँ है, यह स्वाभाविक है। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि भी लेते हैं और साथ ही उनके साथ खेलना अच्छा भी लगता है। बच्चे बच्चे के साथ ही ज्यादा खेल कर अच्छा लगता है, बड़ों के साथ ज्यादा नहीं। वे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जिस रुचि से खेलते हैं वैसी ही रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। बात तो सही है। क्यों? कारण क्या है? जब बच्चे है ना, जब बच्चे खेलते हैं तो अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलते हो। बड़ों के साथ जैसे खेलेंगे ना तो वो लगाव नहीं होगा जो अपनी उम्र के लड़कों के साथ जब वो खेलते हैं। ये स्वाभाविक भी है और मनोवैज्ञानिकों ने भी यही कहा है, आप लोगों को याद हो तो। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने दोस्तों के बीच सिसकने में हीनता का अनुभव भी होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना और रोना भूल जाता है। दो कारण है, बेइज्जती का डर लगता है और बच्चे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है और उन्हें पसंद भी होता है, क्योंकि बड़ों के साथ उस भाव से नहीं खेलते हैं जैसे अपनी उम्र के लड़कों से के साथ वो खेलते हैं। भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार? देखो, पहले के खेल क्या हुआ करते थे? पहले का खेल जो घर के आंगन में चबूतरा उसी को बना लिया करते थे। आजकल चबूतरा तो है ही नहीं। आजकल तो गेम क्या हो गया? वीडियो गेम हो गया, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। लेकिन पहले के खेल के जो सामान होते वो फ्री में मिल जाया करते थे घर में ही। बताया ना, मटके का तो बतासे बना लिया करते, बालू की चीनी बना लिया करते थे, और चूहे पकड़ने की दानी उससे तो वो होता है ना दुल्हन बैठाने, क्या बोलते हैं उसे, दुल्हन जिसमें बैठ के जाते, पालकी जिसे बोलते हैं, वो बना लिया करते थे। और पत्तों की पूरी बना लिया करते थे। लेकिन आज का जो सामान आता है, क्रिकेट का सामान, देखो कितना महंगा है। तो बहुत सारा महंगा हो गया। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको भी। भोलानाथ उनके साथी अपने खेल के लिए घर के बाहर बना चबूतरा, घर का आंगन, गांव की गलियां आदि को अपने खेल का आधार बनाते थे और साथ ही नहाने की चौकी
सात, नहाने की चौकी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते आदि वस्तुओं को अपने खेलों के साधन बनाते हैं। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो खेल भी सीधी सी बात है अलग है। जब ये वस्तु इनका प्रयोग ही नहीं करते तो सीधी बात है खेल अलग होगा। क्योंकि हमारे खेल बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, अलग अलग तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि जो लेखक और उनके साथियों के खेल की तुलना बहुत ही अलग है। इन सभी खेलों की सामग्री भी बहुत महंगी होती है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों की सामग्री बिना मूल्य की होती है और साथ ही ये सभी चीजें सुलभता से यानी आसानी से मिल जाती हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देता है। इन 30 के दशक मतलब क्या होता है, 1930, यानी कि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। देख लो क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति सभी का आपस में आत्मीय प्रेम और परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती थी, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। बात तो सही है। पहले मुझे एक जैसे कि मान लो मेरे पिताजी, मान लो 6 भाई बहन हैं, ठीक है, वो एक साथ रहा करते, लेकिन आजकल है क्या देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं। आज तो कैसे पूरा परिवार बनता है, हम दो हमारे दो बस, या हम दो हमारा एक, ऐसा होता है आजकल तो। अरे नालायक, ऐसा पूरा परिवार कभी होता है क्या? नहीं होता है भाई। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है आज वो ही तुम्हारे साथ है, फिर आप लोग पूरा परिवार कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की ग्रामीण संस्कृति में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग हो गए, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। बात तो सही है, यानी हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो। आज के घरों में चबूतरों का प्रचलन भी नहीं है। बात तो सही है। बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं और ये खर्चीले भी हो गए। बात ये भी सही है। आज के बच्चे धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन पहले से बच्चे धूल मिट्टी में, देखो ये बात तो 101% है। आज के बच्चे ना धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन पहले बच्चे ना धूल मिट्टी में खेल के ऐसे मिट्टी को ला के ऐसे खुद के ऊपर डाल लेते थे। देखा होगा आपने, या अपने माता पिता से पूछना कभी। यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उनके शब्दों में लिखे, यानी माता पिता के प्रति जो वात्सल्य होता है प्रेम, स्नेह जिसे कहते हैं, तो वो आप अपने शब्दों में लिखना। मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है। यानी कि जैसे पिताजी सुबह उठते बच्चे को भी साथ उठा लेते और वो रामायण पाठ करते तो वो भी उनके बगल में बैठा लिया करते थे। आटे की गोलियां मछलियों खिलाने जाते तो वो भी उनके कंधे बैठ के चले जाया करते थे। ठीक है। और माँ का प्रेम यदि हम लोग बात करें, माँ दही और भात छानकर अलग अलग तरह के कोर बनाकर खिलाया करती, तोता, मोर, कबूतर, हंस, इस प्रकार से। और बात करें जब वो सांप को देखकर लहूलुहान हो जाता है तो रोते रोते अपनी माँ की गोद में जाता है, तो वो प्रेम आप लोग लिख सकते हैं इसमें। और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात पिता की बात करें तो जब गुरुजी उन्हें पीटते हैं तो उनके पिता गुरुजी से लड़ते नहीं है, उनसे माफी मांगकर अपने पिता को चुपचाप ले आते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो खेल खेलते हैं, ये पूरा लिखा है मैंने, देख लेना, इसमें कुछ अंश लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है। माता का अंचल शीर्षक उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, यानी कि माता का अंचल का कोई अन्य नाम आप लोग बता सकते हैं। 1930 की ग्रामीण संस्कृति बता सकते, नहीं बता सकते? देखो अन्य शीर्षक देखो, माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य, 1930 की ग्रामीण संस्कृति, स्वतंत्रता से पूर्व बच्चों के खेल आदि भी हम लोग इसके अन्य शीर्षक बता सकते हैं। और आप भी बता सकते हैं अपने मन से भी, कोई भी हो तो। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे, यानी कि आप लोग बच्चे हो, अभी 10th क्लास में हो, तो आप अपने माता पिता के प्रति कैसे प्रेम को जताते हो, अभिव्यक्त कैसे करते हो? स्कूल की बातें बताया करके, हैं, उनके साथ खेल खेल करके। जैसे देखो माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर आप अपना प्रेम जताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने माता पिता से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं। अपना जिद्दीपन से अपनी बातों को मनवाना, अपने स्कूल की बातें बताकर, बाएं दाएं गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा देकर, कभी गोद की जिद करके आदि अनेक हरकतों से बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया करते थे। देख लेना इसको। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक बार जैसे आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये था आज का माता का अंचल। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों, देखो ज्यादा बातें नहीं करनी इसमें, केवल पिता और माता का जो प्रेम दिखाया गया लेखक का। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरे चेहरे पर हंसी क्यों आ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, बाद में बताऊंगा मैं।
लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि लेखक का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम तारकेश्वर नाथ। पिताजी उन्हें किस नाम से पुकारा करते, भोलानाथ। आज हम लोग उन विद्वान को किस नाम जानते हैं, शिव पूजन शाह है। सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, जो यह है अंश लिया गया है देहाती दुनिया से, क्या नाम है, माता का अंचल। किस शैली में लिखा गया, सबसे अच्छा गजब का सवाल बनता है, पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना। क्या क्या पूछा जाएगा कि माता का अंचल किस शैली में लिखा गया है, तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों याद हो गया 100%। कमेंट करके अवश्य बताएं याद हुआ या नहीं हुआ। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, स्वस्थ हो, ठीक हो। तो हमने माता का अंचल जो हमारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया जो उपन्यास था, जो देहाती दुनिया से लिया गया था, वो हम लोगों ने अच्छे से सार के रूप में पढ़ लिया था। साथ में जीवन परिचय में हम लोग सारांश के रूप में हम लोगों ने उसे पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आज इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। क्या सर ने जो उद्देश्य लिया था क्या उसे पूरा भी करेंगे आप लोग। क्या था उद्देश्य, हिंदी में 100% मार्क्स प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों जल्दी से सेशन जुड़ जाइए। माता का अंचल से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में 40 नंबरों का, 40 नंबर का एमसीक्यू होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर, पाठ कौन सा हमारा, माता का अंचल है जो शिव पूजन शाह जी द्वारा लिखित है। और क्वेश्चन आंसर हम लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक का नाम कृतिका भाग 2 है और चैप्टर संख्या 1 है हमारा। चलो नहीं लिखा हो तो लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। देखो भी, लेखक ने कहा है कि मेरा माँ से संबंध केवल, मैया से संबंध, जिसे मैया कह के पुकारते थे, उनसे संबंध केवल दूध पीने तक के था। सारा दिन पिताजी के साथ रहना, सोना, उठना, खाना पीना सब पिताजी के साथ हुआ करता था। लेकिन जब वो एक बार सांप के चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो उस समय चूहा तो निकलता नहीं है और उनका रक्षक सांप निकल आता है। तो वो गिरते पड़ते आते हैं, तो पिताजी चबूतरे बैठे उखा पी रहे होते हैं चौबारे में, तो वहां न जाकर के पिताजी के पास सीधे जाके माँ के अंचल में छुप जाते। क्योंकि कहा जाता है इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पैसे वाला इंसान, तो उनको कितनी बड़ी समस्या होती है ना, माँ के आंचल में जैसे सर रख देता है ना, माँ जैसे ही सर में हाथ रखती है तो वह सभी समस्याओं को भूल जाता है और बस उसे नींद आ जाती है। तो वही बात यहाँ है प्यारे बच्चों, इसीलिए वो, और कहा भी जाता है ना, माता पिता ज्यादा प्रेम माँ से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ, कहा जाता है ना, एक आपने देखा होगा तो बच्चे से पूछा जाता है कि आप माँ और पिताजी में से किसके साथ रहोगे, दोनों में से एक के साथ रहना हो, तो प्यारा प्यारा बच्चा क्या कहता है पता है, माँ मुझे चॉकलेट की तरह रखती है, चॉकलेट भी दिलाती है और मुझे हमेशा बहुत ही प्रेम से रखती है, मेरे लिए वह झूठ सच सब बोलती है। तो जज साहब, और जज साहब पिताजी हैं, चाहे कितने ही टेंशन में क्यों ना रहे हैं, फिर भी मेरे साथ हमेशा स्वीट की तरह रहते हैं, हमेशा, चाहे वो कितनी भी टेंशन में हो, और मेरे साथ प्यार से ही रहते हैं, मुझे चॉकलेट सब जो मुझे चाहिए वो सब दिलाते हैं। तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम दोनों से प्रेम करता हूँ। मतलब क्या हो गया बच्चे का कि माता पिता मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो माँ के बारे में कहा गया। यह बात सच है कि पिता अर्थात लेखक का अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। उनके पिता उनका लालन पालन करने के साथ साथ उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। लेकिन एक कहावत अपने आपने सुनी होगी कि बच्चे माता पिता में माता से ज्यादा प्रेम करते हैं, परंतु विपदा के समय बच्चे को लाड प्रेम की आवश्यकता थी। कहा भी जाता है कि विपदा के समय, विपदा क्या होती है, समस्या, समस्या के समय, विपदा के समय व्यक्ति अपनी माँ के अंचल में अपना सिर रखता है तो वह सभी दुखों को भूल जाता है। उसी प्रकार लेखक को माँ की गोद की जरूरत थी, गोदी की जरूरत थी। मैंने कहा ना, कहते हैं ना, जब भी कोई भी इंसान बीमार होता है बोलता है हे माँ
तो सर दर्द हो रहा है, बोल आवाज ऑटोमेटिक निकलती है, आप नहीं निकालते हो, अपने आप निकलता है। तो बच्चा लड़का हो लड़की हो वह माँ से ही ज्यादा प्रेम करता है यहाँ, इसीलिए यहाँ बताया गया है। उसे अपनी माँ से जितना लाड प्रेम मिल सकता था उसका उतना पिता से नहीं। उस समय जब वो लहूलुहान होते हुए आया था ना, सांप के चूहे के बिल में पानी डालने सांप निकला, तो उस समय की बात है ये। माँ ने लाड प्यार बच्चों के घाव को भरने वाला मरहम का कार्य करता। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। इसलिए लेखक माँ की गोद में शरण लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, बच्चा होता है ना, बच्चों के साथ खेलने में उसे मजा आता है। अपने उम्र के, अपने हम उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो हम उम्र के साथ खेलने में उनको मजा आता है। बड़ों के साथ या छोटों के साथ ज्यादा नहीं खेलना, मजा नहीं आता। और उन्हें एक और बात है कि जब बच्चा बच्चों के सामने रोता है ना, तो उसको अपनी इज्जत का भी डर रहता है, बेइज्जती जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। कब? जब अध्यापक को भोलानाथ को पिटाई कर रहे थे तो पिताजी उनसे माफी मांगकर अपने पुत्र को ले आए थे, उस समय सिसकना भूल जाता है। यह स्वाभाविक है कि बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते हैं और साथ ही उनके साथ खेलना अच्छा भी लगता है। वे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जिस रुचि से खेलते हैं वैसी रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने दोस्तों के बीच सिसकने में हीनता, बेइज्जती उसे कहते हैं, अनुभव भी होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना अर्थात रोना भूल जाता है। नेक्स्ट, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? अरे पहले के जो खेल होते थे ना, लेखक ने बताया ना कि जो चबूतरा होता था ना, चबूतरा का एक कोने हमारे खेलने का स्थान हुआ करता था। पत्ते उत्ते पूरियां बना लेते, पेड़ों के पत्ते पूरियां बना लेते थे। मटका आता उसको फोड़ के पतासे बना लिए जाते थे। चूहे की दानी को, चूहे की टूटी चूहे की दानी जो होती है चूहे पकड़ने की होती है, उसे उसके पालकी बना लिया करते थे। बकरे के ऊपर बैठ करके एक चबूतरे दूसरे चबूतरे कोने में जाने से बारात उतर समधी उतरता बकरे के ऊपर से, यानी बारात पहुंच जाती लड़के वाले घर से। तो इस प्रकार से, और आजकल के खेल भी क्या हो गए, अलग हो गए, उनकी सामग्री भी क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई, कॉस्टली हो गई। जैसे साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, बहुत सारे हो गए, आप लोग जानते भी। भोलानाथ और उसके साथी अपने खेल के लिए घर के बाहर बना चबूतरा, घर का आंगन, गांव की गलियां आदि को अपने खेल का आधार बनाते हैं और साथ ही नाने की चौकी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते आदि वस्तुओं को अपने खेलों के साधन बनाते हैं। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो खेल भी अलग है, क्योंकि हमारे खेल बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग तथा अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम आदि हैं। क्योंकि आजकल हम लोग, आजकल कहते हैं ना कि दो दोस्त, चार दोस्त आपस में बैठे हैं, बस सभी मोबाइल में लगे हुए। ये ना मोबाइल है ना, ये नालायक है ना, ये एक शरीर का अंग हो गया है, इसके बिना इंसान रह भी नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। जो लेखक और उनके साथियों के खेल की तुलना बहुत ही अलग है। इन सभी खेलों की सामग्री बहुत महंगी होती है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों की सामग्री बिना मूल्य की होती है और साथ ही ये सभी चीजें सुलभता से यानी कि आसानी से मिल जाया करती थी। पेड़ों के सूखे पत्ते, मटके को फोड़कर पतासे बनाना, तो ये सब सामग्री बिल्कुल ही सरलता से और बिना खर्चे में मिल जाया करती थी। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो, छू गए हो। कौन सा? वही प्रसंग, चूहे के बिल में पानी डालना, सांप निकल आना और शां 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 करते हुए भागना, गिरते पड़ते लहूलुहान हो जाना, कांटे चुभ जाना पैरों में, तलवों में, और फिर जाके माँ की गोद में छुप जाना। और फिर पुत्र के साथ माँ भी रोने लगती है। अब माँ क्या करती है, हल्दी को पीस करके वो उनके घावों पर लगाती है। और कहा भी जाता है कि इंसान जब माँ की गोद में सर रखता है ना तो सभी दुख भूल जाता है यार। तो वही बात आप भी देखते होंगे, आप अपनी जिद्दीपन के कारण किस प्रकार से माँ से झूठ बुलवाते हैं। कितना प्रेम करती हैं आपके माता पिता आपसे। दोनों की तुलना करें तो माँ आती है सबसे पहले, आपको पता होगा। तो देखिए, इस पाठ माता कंचल का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब लेखक को उसके साथी चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे तो चूहे की जगह सांप निकल आया, तो सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं और वे सभी किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं। किसी का सिर फूटता है, किसी के पैर लहूलुहान हो जाते हैं, तो भोलनाथ शां 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 करते हुए माँ की गोद में छुप जाता है। यह प्रसंग ऐसा है जो लगभग पाठक को दिल को छू जाता है। मुझे तो अच्छा ये लगा। और प्रसंग भी यदि वो था ना,
बेजू वाला मांगे करेले का चोखा है, तो वह भी आप प्रसंग लिख सकते हैं। 4 लड़कों को गिरफ्तारी के लिए भेजना, बेजू भाग जाता है, तो वो भी लिख सकते हो। कोई सा भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। इस पाठ में और भी मनोरंजन वाले यानी प्रसंग है, जैसे कि मूसन तिवारी को सभी बच्चे बोलते हैं कि बुडुआ बेईमान मांगे करेले का चोखा। बताया ना, मूसन तिवारी उनके पीछे भगता भी है, दौड़ता है, उनको बहुत रेस करवाता है, फिर स्कूल में चला जाता है, फिर अध्यापक उन लड़कों को पकड़ने के लिए बुलाता है। वो दूसरे बच्चे से पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू जाता है। बच्चों के साथ लेखक के पिता का बच्चा बनकर उनमें देखो, आप लोग खेलते रहते हैं, तुरंत पिताजी आ जाए और आपके खेलों में शामिल हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है, और आप पूरा खेल तैस नैस करके वहां से भग जाते हो, सभी हंसते हुए। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की इस ग्राम्य संस्कृति का चित्रण, 30 क्या होता है बेटा, 1930 के आसपास की आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो हम दो और हमारा एक, कहते हैं परिवार पूरा हो गया। अरे नालायक को, परिवार कहाँ से पूरा हो गया? आपको जिन्होंने जन्म दिया, माता पिता, वो कहाँ है आपके पास? क्या तो हम दो हमारे दो था, अब हो गया हम दो हमारा एक, यही हो गया ना। आज पहले है ना, लोग सामूहिक परिवार में रहना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन आजकल लोग एकल हो गए हैं सब। तो सबसे बड़ी बात तो यही है मेरी नजरों में। तो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर, इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति, सभी का आपस में आत्मीय प्रेम और परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती थी, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखने में नहीं मिलते। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग अलग हो गए हैं, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। आज घरों में चबूतरों का प्रचलन नहीं है, बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, और ये खर्चीले भी हो गए। खर्चीले तो हो गए आजकल के। एक कहता है ना कि क्रिकेट यदि पसंद है तो उसके लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये चाहिए, सामान लाने के लिए भी, अच्छा लाना हो तो। आज के बच्चे धूल मिट्टी में बचना चाहते हैं, लेकिन पहले के बच्चे धूल मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। आजकल मिट्टी उड़ती है तो कहते हैं अरे इधर से मिट्टी उड़ती, इधर से चलते हैं, ऐसे गली चेंज कर लेते हैं, या मास्क चल गया तो मास्क या रुमाल बांध लेते हैं। और पहले वाले बच्चे मिट्टी से ऐसे खेलते थे, ऐसे प्रकार से, और मिट्टी में सन के आते थे, फिर नहाते थे, फिर सो जाते थे। तो बात है। नेक्स्ट है, यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य क्या होता है? प्रेम। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं ना, उसे वात्सल्य रस प्रकट होता है। उसे अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि किस प्रकार से वात्सल्य प्रेम प्रकट होता है माता पिता के प्रति, तो बताना है। तो वही बात है, सुबह जब भी पिताजी उठते तो भोलानाथ को जगा लेते, रामायण पाठ करते, बगल में बैठा लिया करते थे, और भोलानाथ क्या करता, शीशे में आईने में अपना चेहरा निखारता। पिताजी जैसे ही तिरछी नजरों देखते तो वह हंसते हुए आईने को रख देते। जब आजहार राम नाम की बई पोथी में शब्द लिख करके उसको बंद कर दे, फिर 500 कागजों के टुकड़ों में राम नाम लिख करके मछलियों के लिए आटा उसमें भरते, फिर उनको डालने के लिए जाते कंधे बैठ करके। तो बहुत सारे ऐसे हैं। वही माँ के पास है, माँ छोटे छोटे कोर खिलाती है ना, तोता मैना, और ऐसे कहते हैं ना कि जल्दी से खा जा वरना ये उड़ जाएंगे, तो वो जल्दी से बच्चा खा लेता है। भोलानाथ अर्थात लेखक के पिता कोमल स्वभाव के साथ स्नेहपूर्ण पिता हैं। जैसे उनके दिन की शुरुआत अपने बेटे भोलानाथ के साथ शुरू होती है। भोलानाथ को सुबह जल्दी अपने साथ उठाकर उसे अपने साथ नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके कोमल स्वभाव के साथ उनके वात्सल्य को प्रकट करता है। माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम गहरा होता है। उसका एक उदाहरण हमें इस पाठ में भी मिलता है। जब स्कूल के गुरुजी द्वारा भोलानाथ की पिटाई के बारे में जब उनके पिता को पता चलता है, तो वे स्कूल में तुरंत जाकर उनसे माफी मांगकर अपने साथ ही ले आते हैं। वे फूल की थाली में गोरस और भात सानकर खिलाना यहाँ भोलानाथ के लिए असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार भोलानाथ की माता भी वात्सल्य ममताओं से भरपूर माता है। कैसे? जैसे भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचकर खाना खिलाना, जैसे तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम के कोर खिलाना, एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर जब बच्चा सांप को देखकर डरा हुआ उसके लहूलुहान माँ भी रोने लगती है, और अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय दुखी हो जाता है। वह सभी काम छोड़कर अपने पुत्र को अंचल में ढक लेती, अपने गोद में आंचल होता है ना, कपड़ा होता है जो, उनसे ढक लेती है,
और सांत्वना देने का प्रयास करती है। इस प्रकार हमें माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य दिखाई देता है। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि सुबह से शाम तक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है, अपने बाबूजी के साथ, और जब खाने का समय आता दूध पीने का तो माता के साथ आ जाता है। और कहता है ना कि उस समय जब वो सांसा करते आ रहा था तो बालक तो रो ही रहा था, उसके साथ माँ भी रोने लग जाती। यही तो होता है माँ बेटे का प्रेम। माता कंचन शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, और क्या क्या नाम इन्हें हम दे सकते हैं। तो इन्हें बहुत सारे 1930 की संस्कृति, जब कोई भी व्यक्ति अपने माँ के अंचल या गोद में सिर रखता है तो वह अपनी सभी समस्याओं और दुखों को भूल जाता है, तो इसके अन्य शीर्षक है। माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य से आप प्रेम भी लिख सकते हैं। 1930 की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, स्वतंत्रता से पूर्व, बच्चों के खेल आदि बहुत सारे आप लोग नाम इसमें दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना मुझे। नेक्स्ट है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे, जिद्दीपन से कोई भी सामान मंगवाना, हट करके मंगवाना, या कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखो, मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने लिख दिया। आपको जो दिमाग में आ रहा है ना, जैसे यहाँ की हम बात करें तो पाठ में लेखक अपने पिताजी को बाएं गाल पे तो खट्टा चुम्मा और दाएं गाल मीठा चुम्मा, और जैसे वो चुम्मा लेते दाएं गाल से तो उनकी दाढ़ी मूछ जैसे चुभती तो वह भी उसकी मूछों को नोच लिया करते थे। तो वो भी एक प्रेम ही है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के खेल व हरकतों से करते हैं। जैसे माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता के साथ में अपनी जिद्दीपन से अपनी बातों को मनवाना, अपने स्कूल की बातें बताकर, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने स्कूल में क्या क्या पूरे दिन बताते हैं, कौन कौन है, दीपक है, रोशनी है, फलाना डी के बच्चों के नाम बताते हैं। वो उनके साथ वो क्या क्या किया, खाना शेयर किया नहीं किया, लंच ले जाते हैं ना तो लंच शेयर किया, आपस में नहीं किया, मैम ने क्या कहा, कौन सी मैम, चश्मे वाली मैम, बहुत सारी बातें बताया करते हैं। बाएं दाएं गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा देकर, कभी गोद की जिद करके, आदि अनेक हरकतों से बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। और आप कैसे कैसे करते हैं तो आप भी लिखना। अब प्यारे बच्चों, आप लोग निश्चय बैच में जुड़ना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करके आप लोग निश्चय बैच में जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी सीखना चाहते हो पावरफुल तो भी आप लोग Y323 कोड यूज करना और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है। अब आपको PY क्यों चाहिए, आपको PDF भी चाहिए, आपको सैंपल पेपर भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा प्यारो प्यारे बच्चों। कहाँ मिलेगा? अड्डा 24/7 ऐप पर, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 9th एंड 10th पे। अच्छा सेशन लगता है तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग देख लीजिएगा। बस पढ़ते रहिएगा और अपनी मौज करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, जो माता कंचन जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया था, उसका हम लोग निचोड़ देख लेते हैं। निचोड़ यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यदि यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक सांप से भयभीत होकर किसके पास गए? यानी लेखक सांप से, जैसे चूहे के बिल में सांप पानी डाल रहे थे, उलझ रहे थे, तो चूहा तो निकला नहीं, गणेश जी महाराज तो निकले नहीं, शिव जी महाराज आ गए, निकल आए वहां से। तो बच्चे गिरते पड़ते लहूलुहान होते निकलते हैं, तो क्या निकलते हैं? पिताजी की, माताजी के पास गए, पिताजी के पास, दादाजी के पास है, चाचा जी के पास। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किसके पास? अपनी मैया माताजी के पास जाकर छुप जाते हैं, उन गोद में आंचल में छुप जाते हैं। माता कंचन पाठ में लेखक ने किसका चित्रण किया है? किसका चित्रण किया है अभी? माता के प्रेम का, पिता के प्रेम का, तत्कालीन ग्रामीण समाज की जीवन शैली का, या उपयुक्त सभी का? तो तीनों चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। माता पिता का प्रेम भी और तत्कालीन उस समय की ग्रामीण संस्कृति का जीवन शैली से भी हमें परिचय प्राप्त होता है। लेखक की हालत को देखकर माँ की क्या दशा हुई? यानी लेखक की हालत को देखकर माँ की क्या दशा होती है भाई? क्या होता है? तो क्या होता है? क्रोधित हुई, रोने लगी, बेहोश हो गई या मुस्कुराने लगी? तो जब कौन ऐसी माँ है जो क्रोध होगी? क्रोध नहीं होगी, क्या तो बेहोश हो जाएंगी, क्या रोने लगेंगी? सीधी सी बात है, पहला कारण एक ही है, रोने लगती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, पुत्र के साथ माँ भी रोने लग गई।
लेखक पिता की गोद में क्यों नहीं गए, यानी लेखक पिता की गोद में क्यों नहीं गए भाई? पिता की क्रोध के कारण, पिता से पिटने के कारण, माँ की ममता या स्नेह के कारण, या पिता से डरने के कारण। तो पिता की गोद में क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय पिता की आवश्यकता नहीं थी स्नेह की, माता की स्नेह की आवश्यकता थी, इसलिए पिता की गोद में नहीं गए। माता की ममता और स्नेह, यानी स्नेह यानी होता प्रेम के कारण, यानी जितना प्रेम उस समय माँ कर सकती थी इतना प्रेम पिता नहीं कर सकते थे। लेखक के पिता जब खट्टा व मीठा चुम्मा मांगते तो लेखक बारी बारी अपने कौन कौन से गाल पर क्रमशः खट्टा मीठा चुम्मा देते थे। अब आपको इसका आंसर वैसे ही बताना है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया मैंने। तो बाएं गाल पर कैसा? बाएं गाल पर तो खट्टा और दाएं गाल पर मीठा, बस। तो बाएं गाल पर खट्टा व दाएं गाल पर मीठा चुम्मा देते। मैंने ऑप्शन हटा दिया था, मैंने बस ऐसे कोशिश की है कि क्या पता आप लोग बता भी पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेखक किससे डरकर घर की ओर भागे? किससे डरकर? खेत में निकले सांप से, खेत में आए बघेरे से, खेत में आए बिच्छू से, खेत में आए चूहों से। तो चूहों से कोई डरता नहीं है, बिच्छू निकल नहीं आए थे, बघेरा आया नहीं था, और किससे? सांप निकल आया चूहे के बिल से, तो भगकर डरकर भाग गए बेचारे। लेखक के पिताजी भी कभी कभी उनके खेलों का हिस्सा बन जाते थे। इससे क्या पता चलता है? पुत्र का पिता के प्रति नाराज होने का, पिता का पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार का, पिता पुत्र के बीच मतभेद का, पिता पुत्र के बीच स्नेह का। तो किसका? पिता पुत्र के बीच प्यार का, यानी स्नेह का पता चलता है। लेखक की पिटाई की बात सुनकर लेखक के पिताजी ने क्या किया? जब अध्यापक उसे पीट रहा था, भोलानाथ को, तारकेश्वर नाथ को, तो क्या किया पिताजी ने? अध्यापक से झगड़ा किया था, लड़कों को पीटा, लेखक को घर लेकर चल दिए, लेखक को धमकाने लगे। लेखक को धमकाने लगे तो क्या था? लेखक को घर लेकर चल दिए, क्योंकि पिताजी ने टीचर से माफी मांगी, विनती की, प्रार्थना की उनसे, और माफी मांगकर अपने पुत्र को लेकर चल दिए। चिड़िया का झुंड किस खेत में चर रहा था? चिड़िया का झुंड, ये है क्वेश्चन तो बनता है आपका। यदि आप लोगों ने बिल्कुल बारीकी से पढ़ा है तो बता सकते हैं। गेहूं के खेत में, मकई के खेत में, धान के खेत में, बाजरे के खेत। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? बता सकते हैं? तो आंसर सही है आपको लोगों का, मकई के खेत में चिड़िया का झुंड चर रहा था। लेखक बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे? दावत करने का, बारात का जुलूस निकालने का, खेती करने का, उपयुक्त सभी का। तो सारे के सारे, जो नार आया था ना, याद है? जो नार करना। बारात भी निकालते हैं, बकरे, बकरे पर बैठकर समझी नहीं जाता है क्या? बकरे पर बैठकर, बैठकर कौन? समधी, एक कोने से चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर, ठीक है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लेखक अपने साथियों के साथ नाटक कहाँ खेला करता था? कहाँ खेला करता था भाई? विद्यालय के मैदान में, बगीचे में, चबूतरे के एक कोने में, या घर में? कहाँ खेला करते थे? बता सकते हैं मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चबूतरे के एक कोने में ही वो खेल खेला करते। बताया ना लेखक ने कि चबूतरे का एक कोना हमारे खेल खेलने का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो एक कोने। सांप को देखकर भागने से लेखक की क्या हालत हुई? क्या हालत हुई भी? उसका शरीर लहूलुहान हो गया, उसके तलवे में कांटे चुभ गए। कै व ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर तो लहूलुहान होना ही था, कांटे चुभे, गिरे पड़े, सर फूटा और कांटे भी चुभ गए, लहूलुहान हो गया। तो कै और ख दोनों प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उपयुक्त पाठ में आए उतान शब्द का अर्थ बताए। अब ये बताना है आपको, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे आपसे पूछा है, उतान का अर्थ बताना है आप लोगों को, यदि पता है तो बताइए। ऊंचा स्थान, क्या होता है उतान का अर्थ? बता सकते हैं? बताइए जल्दी से। तो क्या होता है भाई? तो क्या होता है? पीठ के बल लेटना उतान होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उतान, पीठ के बल लेटना। लेखक की मां थाली में दही बात शांति, शांति यानी मिलाना, और वह अलग अलग
कौन कौन से बनावटी नाम के कौर बनाती है? कौन कौन से? तोता, मैना, हंस, मोर बनाती है और दही बात को शांति है। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम के कौर बनाती। तो क्या कहती है, बेटा जल्दी से खा जा वरना ये सब उड़ जाएंगे। तो लेखक क्या करता, उनके उड़ने से पहले ही खा लेता और उसका पेट भर जाता। लेखक के पिता लेखक को प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते थे, लेकिन लेखक का असल में क्या नाम था? तो मैंने बताया था, पिताजी प्रेम से भोलेनाथ कहते और मूल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। याद है मैंने स्टार्ट किया था पाठ को, जब भी तारकेश सेशन स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने बताया था तारकेश्वर नाथ। और वैसे हिंदी साहित्य में किस नाम से जानते हैं? शिव पूजन साय के नाम से। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए शिव पूजन साय जी का जन्म कब हुआ? तो बताना क्या है, 1893 में। कहाँ होता है? उनवास गांव में। याद है क्या? अरे भाई बताओ, याद है क्या? जिला भोजपुर, राज्य बिहार। निधन की बात करूं तो 1963। नकली निवेश की नौकरी कहाँ की? बनारस, काशी, वाराणसी। एक ही नाम ध्यान रखना। नकली निवेश की नौकरी की अदालत में। कौन सी क्लास पास करने के बाद में? 10वीं क्लास पास करने के बाद में। ध्यान रखना प्यार बच्चों, पूछा जा सकता है। तो असल में लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेखक माता और पिता को किस किस नाम से पुकारते हैं? लेखक के पिता तो उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते, लेकिन लेखक अपनी माँ और पिता को किस नाम से? तो पिताजी को तो बाबूजी और माताजी को मैया। पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। लेखक भभूत रमाने से क्या बन जाते? जैसे भभूत होते हैं ना, आडे 3 रेखाएं ऐसे ऐसे होती है ना, आपने देखा होगा, बम बम भोला बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? भोलानाथ बन जाते हैं, यानी बम भोला बन जाते हैं। लेखक के पिता राम नाम बही पर अजहार नाम लिखकर वे पाठ कर की पोथी के साथ बांध कर रख देते, यानी 1000 नाम लिख करके। ठीक है। फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर कितनी बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे? कितनी बार? यानी कि जब वो गंगा नदी में जाते मछलियों को खाना खिलाने, साथ में अपने पुत्र यानी भोलानाथ को भी ले जाते, तारकेश्वर नाथ जिसका नाम था मूल नाम, यानी कि हम लोग कह सकते हैं लेखक जिसका नाम शिव पूजन साय जी है। तो कितने, ये आपको ध्यान रखना। तो बही पोथी में तो 1000 राम नाम लिखते और आटे की गोलियां बनाते 500। ये आपको ध्यान में रखना है, 500 ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक के पिता जब रामायण पाठ करते थे तो लेखक उस समय उनकी बगल में बैठकर क्या किया करते थे? आईने में अपना चेहरा देखते थे, पिताजी के साथ रामायण पाठ करते, हाथ जोड़कर बैठे रहते या अपनी माता को देखते रहते? तो क्या करते? आईने में अपना चेहरा निहारे करते। वो तो ये तो फिलहाल तो रामायण के समय देखते। आजकल बच्चे उठते ही अपने तकिया होता है ना, पिलो होता है, उसके नीचे रख के सोते हैं। सुबह उठते पहले तो आईना देखते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर वो कहीं भी जाते हैं। तो आईने में देख करके अपना चेहरा देखा करते। आप में से कौन कौन है ऐसा जो सुबह उठते आईना देखता है, उसके बाद जो भी रूटीन के वर्क हैं वो कार्य करते हैं? फिर आप लोग कौन कौन है आप में से, बता सकते हैं आप लोग मुझे? हाँ, शर्म आ रही है बताने में तो, है ना? शर्म क्या करना भाई, देखते हैं तो देखते हैं भाई, सीधी सी बात है, पढ़ते भी तो हैं बस। हाँ, ये हुई बात, सबसे अच्छी बात है ये। पढ़ाई करो और कुछ भी करो चलेगा, पढ़ाई नहीं की ना तो छोटी छोटी बातें भी है ना बहुत चुभती हैं। मास्टर को ध्यान रखना, बहुत पीटते हैं माता पिता भी, मास्टर भी। पढ़ाई कर रहे हो तो गलती भी कर रहा है ना, तो फिर कोई नहीं यार, बच्चा पढ़ता है यार, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। नेक्स्ट 20, लेखक की माता लेखक को दही भात सानकर खिलाती, लेकिन उसके पिता फूल के कटोरे में क्या सानकर खिलाते? यानी दही भात तो माता मिलाती, पिता क्या सानकर होता है? मिलाना, मिलाकर जिसे कहते हैं। क्या सानकर खिलाते थे, बता सकते हैं? दही भात तो माता होगी, पिताजी गोरस, याद है क्या? गोरस और भात। ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या करते थे? बाहर घूमने जाते थे, खाना बनाया करते थे, खेत पर चले जाते थे, राम नाम लिखते थे। तो पूजा पाठ करने वाले लेखक के पिता क्या करते? राम नाम लिखते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 1000 बही पोथी में। ठीक है, याद रखना।
लेखक सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताया करते थे? सीधी सी बात है, पिताजी के साथ। माताजी से था तो कितना, दूध पीने तक का नाता था, पीने तक का नाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। माता कंचल पाठ के लेखक का मूल नाम क्या था? माता कंचल पाठ के लेखक का मूल नाम भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, गोरखनाथ, दीनानाथ। देखो भोलानाथ तो उनके पिताजी उन्हें प्रेम से इसने जिसे कहते हैं पुकारते हैं, और भोलानाथ भंभोला कब बनते हैं? वो जब प्यारे बच्चों 3 आड़ी रेखाएं खींचते ना ऐसे शिव जी की भभूत से, ऐसे तब बनते। और मूल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हिंदी साहित्य में हम लोग किस नाम से जानते हैं? शिव पूजन साहित्य जी, ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया, समझ में आ गया होगा ईमानदारी से। तो 19 से बैच से जुड़ जाइए। कोड क्या यूज करेंगे? Y323। मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो आप लोगों को प्यारे बच्चों, और हो जाएगा भाई, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। आ जाइए, 19 से बैच जुड़ जाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना प्योर 100% नंबर, ध्यान रखना है आपको। अब आपको PYQ चाहिए, PDF भी चाहिए, MCQ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए सर, फ्री में चाहिए हमें PDF। तो कहाँ मिलेगी? अड्डा 24/7 ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा है, लाइव वगैरह देख लीजिएगा, बस ईमानदारी से पढ़ते रहना है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।